हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मौजूद टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मतलब एमसीयू के अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट तो करती हैं, जिनका हर एक इवेंट के अंदर कुछ मेजर रोल रहता ही है। ये ऑर्गेनाइजेशंस ही इन सभी स्टोरी लाइंस को एक प्रॉपर वे के अंदर बांध कर रखती हैं। तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में से 5 की बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। आप इस लिस्ट के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. नंबर 5 पर है GRC, which stands for Global Repatriation Council। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ब्लिप के बाद हुआ था। मतलब जब थैनोस के स्नैप से 50% पॉपुलेशन गायब हो गई थी और फिर जब हल्क के स्नैप से सारे लोग वापस आए तो रिसोर्सेज की बहुत कमी हो गई थी, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत लोग होमलेस हो गए थे। इन लोगों के मैनेजमेंट के लिए जीआरसी को बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल होने वाला है जो लोग हल्क की स्नैप की वजह से वापस आए उन लोगों के रीसेटलमेंट के अंदर। और क्योंकि 5 साल एक काफी बड़ा टाइम स्पेन होता है तो उसकी वजह से काफी सारे इंसिडेंट्स के अंदर जीआरसी का रोल हमें देखने को मिलेगा और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर इस बात की भनक हमें लग ही चुकी है। तो हाँ, इसका एमसीयू के फ्यूचर के अंदर भी एक काफी मेजर रोल हमें देखने को मिलने वाला है। नंबर 4, अब हम बात कर लेते हैं स्वॉर्ड की। तो स्वॉर्ड का रेफरेंस हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिल गया था, मगर वहाँ उसका कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, जैसे सलमान भाई की मूवीज में किसी दूसरे एक्टर का नहीं होता। लेकिन वांडा विजन में हमें स्वॉर्ड का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला, चाहे वो वेस्ट व्यू पे नजर रखने की बात हो या एंटी विजन को बनाने की। स्वॉर्ड ने इस सीरीज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और अगर स्वॉर्ड नहीं होता तो हमें डार्सी कैसे दिखती। और आगे चलकर भी स्वॉर्ड का बहुत बड़ा रोल एमसीयू के अंदर होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि शील्ड अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो अब आगे के सभी इवेंट्स के अंदर स्वॉर्ड का ही एक मेजर रोल होने वाला है। अगर एक एग्जांपल लेके समझें तो ऐसे समझो कि जैसा कि अवेंजर्स 1 के अंदर चित्तोरी के अगेंस्ट शील्ड का रोल था, वैसे ही आगे के एमसीयू के अंदर ये रोल स्वॉर्ड को प्ले करना है। नंबर 3, अब हम बात कर लेते हैं एम्स की, विच स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स। एम्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था स्ट्रेंज टेल्स इशू नंबर 146 में और एमसीयू में इसका अपीयरेंस हुआ था आयरन मैन 3 में। जब एल्ड्रिच किलियन टोनी स्टार्क से रिक्रूट होने में फेल हो गया था, तब उसने माया हेंसन के साथ मिलके एम्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट पे काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में टोटल 40 साइंटिस्ट थे। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था इंसानों को एक नई लिमिटेशंस प्रोवाइड करना और इनका मेन मोटिव यही था कि ये गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट के काफी अनस्टेबल होने की वजह से वो चीज एल्ड्रिच किलियन की हेल्प नहीं कर पाई थी और आयरन मैन 3 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने को मिला भी नहीं। नंबर 2, हाइड्रा। तो एमसीयू के अंदर हाइड्रा का फॉर्मेशन किया था रेड स्कल ने, और वो भी एक नाजी ग्रुप के अंदर, जहां पर जब रेड स्कल ने एक चर्च से टेसरेक्ट को रिट्रीव किया, उसके बाद उसने उसकी पावर्स को यूज करके काफी सारे हाईटेक वेपन्स बनाए। हाइड्रा बेसिकली शील्ड का ही काउंटर पार्ट थी, जो कि शील्ड से पहले से एग्जिस्ट करती आई है और वर्ल्ड डोमिनेशन क्रिएट करना चाहती थी, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस एमसीयू के अंदर हमें देखने को मिली थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर। और आगे चल के हाइड्रा को काफी अच्छे तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया गया कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के अंदर, कि कैसे हाइड्रा शील्ड के अंदर पनप रहा था और अगर उसे मौका मिल जाता तो वो सभी अवेंजर्स और सभी ऐसे कैरेक्टर्स का खात्मा कर देता जो हाइड्रा के लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। और वो सच में काफी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। अगर वो सक्सेस होता तो एमसीयू का एंड कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के साथ ही हो जाता, क्योंकि वहां पर वो ऐसे कैरेक्टर्स को तक खत्म करने जा रहे थे जिनके पास उस समय तक अपनी सुपर पावर्स थी भी नहीं, जैसे कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में, जो कि है शील्ड, स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन। ये एक अमेरिकन एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल मिलिट्री काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। शील्ड के ऊपर नेशनल एज वेल एज ग्लोबल सिक्योरिटी का काम था। शील्ड को बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए। शील्ड के पास बहुत सारे हाईटेक वेपन्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट्स मौजूद थे। एक समय पे शील्ड के पास पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री थी। शील्ड को फाउंड किया था हावर्ड स्टार्क, पैगी कार्टर और चेस्टर फिलिप्स ने। फिर आगे चलकर शील्ड को रन किया जाने लगा निक फ्यूरी और वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। लेकिन अब एलियंस को शील्ड तो संभाल नहीं सकती, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अवेंजर्स, एक ऐसी टीम जिसे पूरी दुनिया को एलियंस इन्वेजन से सेव करने के लिए बनाया गया। और फिर 2014 में थ्रू द एक्शंस ऑफ ब्लैक विडो एंड निक फ्यूरी, द वर्ल्ड बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट
दैट शील्ड वाज इन्फिल्ट्रेटेड एंड लार्जली कंट्रोल्ड बाय हाइड्रा। जिस लड़ाई के बाद शील्ड के मेन हेडक्वार्टर्स ट्राइस्केलियन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था एंड दैट मेड हाई डाउट्स कि शील्ड के अंदर अभी भी हाइड्रा के मेंबर्स मौजूद हो सकते हैं, जिस वजह से शील्ड की एक्टिविटी को लिमिट कर दिया गया। तो गाइस ये थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका एमसीयू के अंदर एक काफी मेजर रोल रह चुका है या आगे चलकर होने वाला है। आपके पास भी इनके अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन है माइंड के अंदर तो उन्हें हमारे साथ नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना, जैसे कि नोवा कॉर्प्स जो कि हमें देखने को मिली थी द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर। ऐसी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एमसीयू के अंदर हैं जिन्हें हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया, लेकिन जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को आज हमने डिस्कस किया उसमें से आपकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बाकी पुरानी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बैटलशिप्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली और मार्वल और डीसी के टॉप 10 मैजिशियंस के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.